सो हेलो गाइस। आज से अपन इवोल्यूशन चालू करने वाले हैं कि इवोल्यूशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। और इसको एकदम स्टोरी की तरह पढ़ना है अपने को इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन में जो अपन मॉड्यूल यूज करेंगे वो इसको यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई और बुक नहीं फॉलो करनी है, ना ही कोई ये मॉड्यूल भी नहीं। एनसीईआरटी को फॉलो करो, इससे काम हो जाएगा। इवोल्यूशन है क्या? आप यहाँ पे देखो तो लिखा है फ्रॉम सेल टू स्पीसीज। क्या ये इवोल्यूशन है? एक सेल से स्पीसीज बनी है, इवोल्यूशन है? तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देख के अपन आगे बढ़ेंगे कि इवोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा और साथ साथ में लिखते रहिएगा। तो किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एनसीईआरटी और ये नोट्स आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूशन है क्या। समझो कि इवोल्यूशन क्या चीज़ है। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा इवोल्यूशन बताने से पहले। मान लो कि आपके पास क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया था। पर्टिकुलर क्या है ये? एरिया है। एरिया के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, है ना? अब ये पर्टिकुलर एरिया को अपन बोल देते हैं ये आपकी कॉलेज है। क्या है? कॉलेज है। ओके। कॉलेज में टोटल 50 बच्चे हैं, जिसमें से 25 बॉयज है और 25 नहीं, 20 गर्ल्स है। कितनी? 20 गर्ल्स है। ओके। अब हुआ ये कि समय आगे चलता गया, इसमें से 20-20 लोगों ने अपनी जोड़ियां बना दी और जीवन में खुश हो गए। बचे कितने इधर से? 5 बॉयज बचे। कितने? 5 बॉयज बच गए। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक न्यू एडमिशन हुआ। एक दिन अचानक से एक न्यू एडमिशन हुआ और वो न्यू एडमिशन था एक लड़की का। एक लड़की का। अब ध्यान से समझना। पांचों क्या चाहेंगे कि ये लड़की उनकी हो जाए। पांचों क्या चाहेंगे? ये लड़की उनकी हो जाए। तो सबसे पहले इसे एक लड़की के लिए जो चेंज आएगा वो किधर आएगा? इस पूरी पॉपुलेशन आएगा। मतलब बॉयज की पॉपुलेशन में चेंज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मुर्गा कुछ अलग बन गया, नहीं। ये जो चेंज आने वाले हैं ये इन 5 में तो आएगा, लेकिन इनके साथ आने वाले फ्यूचर में जो 5 कोई और होंगे उनमें भी चेंज आएगा कि भाई लड़की को पाने के लिए ये करना पड़ता है। तो सबसे पहले याद रखें कि इवोल्यूशन के लिए जो अपन बोलते हैं कि इवोल्यूशन किधर हुआ, तो वो एक पूरी पॉपुलेशन में होता है। चाहे वो बॉयज की पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है, या बॉय के लिए गर्ल्स की पॉपुलेशन में हो सकता है। तो इवोल्यूशन अकर्स ऑलवेज इन अ पॉपुलेशन। ठीक है। इवोल्यूशन पॉपुलेशन में हुआ, उसका कॉज क्या था? उसका रीजन क्या था? रीजन था ये लड़की। ये लड़की। अब लड़की क्या है? लड़की को सिलेक्ट करना है इन 5 में से किसी एक का। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं अपन नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। तो यही नेचुरल सिलेक्शन एक ड्राइविंग फोर्स बना था इन 5 के लिए। एक फोर्स बना। एक, वरना ये 5 ऐसे ही पड़े रहते अपने जीवन में अगर ये लड़की नहीं आती तो। लेकिन ये आई तो ये पांचों चेंज होने लगे कि भाई इसके जैसा बनना पड़ेगा तभी मिलेगी। तो अपन बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या बनता है? एक ड्राइविंग फोर्स बनता है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आपने देखा कि इवोल्यूशन कहाँ पे होता है? पॉपुलेशन में। दूसरा पॉइंट देखा कि इवोल्यूशन के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है? नेचुरल सिलेक्शन है। तीसरा पॉइंट देखो, ये बेसिक्स है इवोल्यूशन के, फिर अपन स्टोरी की तरह चालू करेंगे, अभी के लिए समझो। तीसरा पॉइंट समझना। अब ये लड़की इन पांचों में से किसको पसंद करेगी? ये डिपेंड करता है। मान लो कि ये पांचों है, ठीक है। इसने बोला कि भाई मेरे को पसंद है स्टाइलिश लड़के, जो कि चश्मे लगाते हो, जैकेट पहन के घूमते हो, सर्दियों में, गर्मियों में, ठीक है, कहीं पे भी, बस घूमते फिरते रखड़ते रहते हो बाइक लेके, ठीक है, ऐसे पसंद है। तो पांचों ने घूमने के लिए, कोई बुलेट लेके आया, कोई केटीएम लेके आया, है ना, कोई R15 लेके आया, सब लेके आए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? पांचों बनने तो निकले थे मोर।
लेकिन इनमें से 3 लोग क्या बन गए? मुर्गा बन गए, कुकड़ा बन गया। ठीक है, मतलब इन तीनों में जो वेरिएशन आया पहले तीनों में, वो एक्सेप्टेबल नहीं था, और इन दोनों में आया वो एक्सेप्टेबल था, तो ये लोग आगे पहुंच गए। इंटरव्यू सिलेक्शन जैसा ही है ये। तो ध्यान से समझना कि ये इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन जो होते हैं ना, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। में आपको ये स्टेटमेंट लिखूंगा। अभी ऐसा क्यों हुआ ये ध्यान से समझना। रॉ मटेरियल क्यों प्रोवाइड करते हैं? कि फाइनल स्टेज पर यहाँ तक पहुंचने के लिए इनमें कुछ वेरिएशन आएंगे, ये हर वेरिएशन में से पास होंगे, तब जाके ये सब इंडिविजुअल रॉ मटेरियल है कि भाई चश्मे लगाओ, भाई घूमने जाओ, बाइक चलाओ, ये सब इंडिविजुअल रॉ मटेरियल कलेक्टिवली ये क्या कहे जाएंगे कि भाई इनमें इवोल्यूशन हुआ है, इनमें एक प्रोग्रेसिव चेंज हुआ है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, एक और होता है यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन होगा, वो पूरी पॉपुलेशन में नहीं होगा। वो किस में होगा? इन पांचों में से किसी एक में ही होगा। वो लड़की पांचों में से किसी एक को ही पसंद करेगी, भाई फाइनल यहाँ तक देखेगी, यहाँ तक सबको देखेगी, भाई यहाँ तक सबको घुमाएगी। लेकिन जैसे ही फाइनल पे आएगी, वो देखेगी कि अब इनमें से प्रोग्रेसिव चेंज किस में है, तो किसी एक बंदे में ही है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसका यूनिट देखना है इंडिविजुअल में, वो सिर्फ एक ही में होगा, और बाकी की पॉपुलेशन उसके जैसा बनना चाहेगी। आज ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो वो किसी एक आइडल की तरह बनना चाहती है कि भाई हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखना। और इवोल्यूशन का यूनिट होता है पॉपुलेशन, और नेचुरल सिलेक्शन का इवोल्यूशन होता है, सॉरी, यूनिट होता है इंडिविजुअल। ये सारे पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। ठीक है, को क्लियर करते हैं। आप इसको स्टोरी की तरह ही याद रखिएगा इवोल्यूशन को, तो बढ़िया से याद रह जाएगी। सबसे पहले तो आप लिखिए यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा? पॉपुलेशन। ओके। दूसरा मैंने आपको बताया था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ड्राइविंग फोर्स है फॉर इवोल्यूशन। ओके। वेरिएशन क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल। ये सब मैंने आपको समझा दिया है टॉपिक। ठीक है, फॉर इवोल्यूशन। और यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इंडिविजुअल। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भैया यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन था, नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा आपको, और यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसको बोलेंगे अपन? इंडिविजुअल को। अब हुआ ये कि भैया सबसे पहले तो ये टर्म इवोल्यूशन है वो दिया किसने? तो सबसे पहले इवोल्यूशन टर्म देने वाला जो इंसान था उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि टर्म इवोल्यूशन गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, ठीक है। अब जब अपन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबके अलग अलग विचार होते हैं कि भैया इवोल्यूशन क्या है। तो कोई बंदा कहता है कि इवोल्यूशन और कुछ नहीं है। इवोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले अपन मंकी थे, उधर से क्या बन गए? मैन बन गए। ये इवोल्यूशन नहीं है, और ना ही अपन मंकी में से मैन बने, याद रखना।
ठीक है, क्योंकि मंकी में से मैन बनते तो आज मंकी दिखते नहीं दिखते। एक्चुअली क्या था कि पूरी स्पीसीज थी इधर। ठीक है, मैंने बोला वैसे ही उस स्पीसीज को पहुंचना था यहाँ पे। स्पीसीज इनिशियली यहाँ पे थी, उसको पहुंचना था फाइनली यहाँ पे। अब क्या होता है कि इनमें एक साथ ग्रोथ होती है, वेरिएशन आते हैं, तो कुछ आगे जाके मंकी बने, कुछ एप्स बने, कुछ और बने, और कुछ थोड़े और आगे चले गए तो वो बन गए क्या, मैन बन गए। अभी भी यहाँ तक तो पहुंचे नहीं, अभी इनमें और चेंजेस आएंगे और वो चलते जाएंगे। तो मंकी में से मैन बने हैं ऐसा कोई बोलना मत। इवन मंकी और एप्स के भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो सीधा ये नहीं बोलने का कि मंकी में से कोई पागल। अब साइंस स्टूडेंट है आप, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके पहले अपन समझते हैं कि पृथ्वी कैसे आई। आपको बिग बैंग थियरी पता है? बिग बैंग थ्योरी में क्या था कि भैया एक बड़ा सा धमाका हुआ और जो एक सेंट्रल मास था वो टुकड़ों में बढ़ गया, है ना, उसको नेब्यूला कहते हैं। फिर एक सेंट्रल नेब्यूला था, और एक सेंट्रल नेब्यूला क्या बना, सन बन गया, और पेरीफेरी में उसके क्या बन गए, अपने प्लेनेट बन गए। उसमें से एक अर्थ था, अर्थ पे कंडीशन अच्छी थी, अर्थ पे कंडीशन अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गई, लाइफ आ गई। और वही लाइफ आगे इवॉल्व होके आज क्या है, अलग अलग इतनी सारी स्पीसीज में बढ़ गई है। ये सबसे पहले ये समझो कि ये लाइफ आई कैसे, तब जाके अपन इवोल्यूशन समझ पाएंगे। अगर आपको इवोल्यूशन समझना है तो सबसे पहले आपको सेल्यूलर लेवल पे, साइटोप्लाज्मिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं ये समझने पड़ेंगे। इसके लिए अपन समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अपना टाइटल ही क्या है, फ्रॉम सेल टू स्पीसीज। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेल कैसे बना। तो हेडिंग डाल दीजिए ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ध्यान से समझना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए अपने पास कुछ कुछ थ्योरीज है, तो उन थ्योरीज को समझना पड़ेगा, तब जाके अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के हेडिंग के अंडर अपन पढ़ेंगे थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या दे दी कि भाई हम थियरीज देते हैं, ये वही वेले लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप भी थियरीज बनाया करो, पर अब क्या है, अब एडवांस लेवल पे बनानी पड़ेगी। उस समय क्या था, कुछ और काम था नहीं, ये सब चीजें भी इवॉल्व हो रही थी, तो इन पे थ्योरीज बन गई। सबसे पहली जो थियरीज आई उनमें से एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या, कौन सी थियरी है सबसे पहली, ये सब एनसीईआरटी में दी गई हुई थियरी। आपको इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके सपोर्टर अपन बोलेंगे कि हर थियरी को देने वाला होगा, उसको सपोर्ट करने वाला भी तो चाहिए। इस थियरी को सपोर्ट करने वाले जो इसके ग्रेटेस्ट सपोर्टर रहे हैं वो है फादर सॉरेंस। फादर सॉरेस, सॉरी, फादर सॉरेस। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलती क्या है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलती है कि अर्थ पे जो भी लाइफ आई है, अर्थ पे जो भी लाइफ आई है वो लाइफ कैसे आई है,
लाइफ ओरिजिनेटेड बाय सुपरनेचुरल पावर। लाइफ ओरिजिनेटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। और ये सुपर नेचुरल पावर का मतलब समझ गए होंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि लाइफ जो आई वो बेटा कहाँ से आई, भगवान से आई। यहाँ पे दो चीजें, अपन क्योंकि अंग्रेजी ज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू बाइबल, फर्स्ट जो मैन आया, जो कि भगवान ने बनाया था, वो थे आदम या एडम, है ना। एडम से एप्पल पढ़ते हो, यही वही एडम्स है। एंड फर्स्ट जो फीमेल आई, वो भी आपको पता होगा वो कौन थी, ईव। ठीक है। और इन दोनों को किसने बनाया था, क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक। हाँ। एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, इसको माइथोलॉजी नहीं बोला, ये पढ़ाने का वही है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू कल्चर, ऐसे बोलेंगे अपन। ये जो वर्ड है, इसको क्रिएट किया था किसने, ब्रह्मा ने। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मैन वाज मनु, एंड फर्स्ट फीमेल थी जो बेटा, वो थी कौन, श्रद्धा। ठीक है। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्पेशल क्रिएशन में क्या बोलते थे, लाइफ ओरिजिनेटेड बाय सुपर नेचर, सुपर नेचुरल पावर। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आगे समझते हैं। हर थियोरी के एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सेकेंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। ठीक है। इसको देने वाले तीन लोग के नाम याद रखो आप, एपिक्यूरस, एरिस्टोटल और वॉन हेलमंट। तीन लोगों ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो कहाँ से आई, अराइजेज फ्रॉम द नॉन लिविंग। ये ध्यान से समझना, लाइफ कहाँ से आई, नॉन लिविंग थिंग से। कौन बोलता था, ये तीन लोग बोलते थे। इसका मतलब देखो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ स्पॉन्टेनियसली आ गई, कहाँ से आई, नॉन लिविंग थिंग्स पड़ी थी। इसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। अब क्या हुआ, ये जो हेलमेट भाई थे, एक दिन क्या कर रहे थे, घर में बैठे थे, देखा कि उनके जो ग्रेन्स रखने का जो वो जगह है, जो सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर चूहे पाए गए। क्या पाए गए, चूहे पाए गए। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया, अगर कहीं पे ग्रेन्स रख दो। फिर वो डब्बा खोल के देखा तो उसके अंदर बांस मारती हुई कि इनकी गंदी सी टी शर्ट थी या शर्ट थी। तो इन्होंने ये बोला कि डर्टी कपड़ा रख दो, थोड़ी गंदगी कर दो, वहाँ पे ग्रेन्स रख दो, व्हीट रख दो, और उन्हें थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाए। तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, चूहे बन जाते हैं उसमें से। अब गंदा कपड़ा होगा, गंदगी होगी तो चूहा आएगा, व्हीट होगा तो चूहा आएगा। लेकिन इन्होंने माना नहीं। इवन इन्होंने रेसिपी दे दी
कि डर्टी शर्ट को रखो, वीट को रखो, 21 दिन तक रख दो, तो क्या आ जाएगा? चूहा आ जाएगा। और इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, इनके सपोर्टर ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने दिया कि हाउस फ्लाइज फ्रॉम डंग, डंग में से हाउस फ्लाई बनती है। भाई डंग में से हाउस फ्लाई बनती नहीं है, वो उधर आ जाती है, लेकिन नहीं, इन्होंने एग्जाम्पल दिए। ठीक है, फ्रॉग फ्रॉम रेन वाटर, ये सब एग्जाम्पल देने लगे ये लोग। लेकिन फिर आई एक और थियोरी जिसको अपन बोलते हैं बायोजेनेसिस। ये क्या थी? ये क्या थी? ए बायोजेनेसिस, यानी कि नॉन लिविंग थिंग में से आया। अब आई बायोजेनेसिस कि भैया ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब गलत बात है। तो बायोजेनेसिस थियोरी देने से पहले ए बायोजेनेसिस को क्या करना पड़ेगा? अपन को डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपकी थियोरी तो गलत है। तो उसके लिए थियोरी एविडेंसेस अपन ने दिए अगेंस्ट द थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो है इसको बोलते हैं अपन बायोजेनेसिस थियोरी। और बायोजेनेसिस की जो थियोरी है उसको डिस्प्रूव करने के लिए ये थियोरी अपन ने बोली कि सॉरी, ए बायोजेनेसिस है, डिसअप्रूव किया 3 लोगों ने, और इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। पहले थे भैया फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है। दूसरे हैं लेजारो स्पेलेंजेनी, और तीसरे लुइस पाश्चर। 3 लोग हैं, ठीक है। तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजारो स्पेलेंजेनी और लुइस पाश्चर। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली अपने अपने क्या दिए? एक्सपेरिमेंट दिए। पहले तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये याद रखना। इन तीनों लोगों ने क्या किया कि अपने लिए एक इंडिविजुअल थियरीज दी, तीनों ने। सबसे पहले अपन समझते हैं रेडिस एक्सपेरिमेंट। रेडिस एक्सपेरिमेंट क्या है? तो रेडी भैया ने क्या किया, ध्यान से समझना, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें, आपको समझ समझ जाना। इन्होंने लिया एक क्लोज्ड पैक वेसल, वेसल गलत बन गया, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने मीट रख दिया। क्या रखा? मीट रख दिया। और इसको क्लोथ से क्लोज कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक दूसरा लिया, और इसको इन्होंने गॉच पीस से क्लोज किया। अभी गॉच पीस समझ में आता है आपको, जिसमें थोड़े बहुत होल होल रहते हैं, ठीक है। ये वही कुकड़ मीट है। और तीसरे को इन्होंने छोड़ दिया ओपन।
अब ध्यान से समझना। पहले वाले में तो आपको ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और ना ही मैक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, क्योंकि भैया ये पूरा का पूरा क्या है, पैक्ड है। और आपने कुक्ड मीट रखा था तो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो कोई नहीं आएगा। दूसरे वाले में आपने गॉज पीस रखा था, यानी कि यहाँ से एयर जो है वो एंटर कर सकती है, ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर सकता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बट मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगी। तीसरा वाला जो है वो ओपन है। तीसरा वाला क्या है, ओपन है। यहाँ पे आपको मैगट्स मिले, है ना, छोटे 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 से मच्छर आपको देखने को यहाँ पे मिल गए थे। तो ये था रेडी भाई का एक्सपेरिमेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने कौन, स्पेलेंजन। देखो, स्पेलेंजन का भी एक्सपेरिमेंट सेम ही था। इन्होंने क्या किया, हे फ्यूजन को लिया, है ना। इन्होंने क्या किया, आफ्टर बॉइलिंग हे फ्यूजन को लिया, इन अ फ्लास्क, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, सील कर दिया। ओके, अब क्या किया, देयर वॉज नो ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फ्लास्क। यहाँ पे ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने क्या किया कि जो सील किया था उसको रिमूव कर दिया। अब कॉर्क को रिमूव किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो। इन शॉर्ट इन्होंने समझाने का ट्राई किया कि भैया ये सब आप जो बोल रहे हो बकवास है। यहाँ पे अगर इसको एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं तो बाहर से कोई आएगा ही नहीं। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कब पैदा होता है, जब उसके स्पोर्स हो, और स्पोर्स कौन रखता है, उसके पहले वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखता है, तो वो अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो स्पोर रख नहीं पाएगा। सेकेंड वाले में O2 आया, यहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से होते, सिर्फ ऑक्सीजन आ पाया, और गॉचपीस में तो आप देखो कि एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं, तो माइक्रो मिले लेकिन मैक्रो नहीं मिले, यहाँ पे दोनों मिले। तो इन शॉर्ट ये समझाने चाहते हैं, स्पेलेंजनी भाई साहब हो, रेडी भाई साहब हो, या आपने अभी लुईस पास्चर आएंगे, सबका कहने का मतलब ये है कि ये ए बायोजेनेसिस एक नंबर की क्या है, बेकार चीजें हैं। ठीक है, तीसरे अभी लिख ही लेते हैं अपन, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझना। लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूछा भी जाता है बहुत बार। सबसे पहले तो इन्होंने डिजाइन किया एक खास टाइप का फ्लास्क, है ना, ये डिजाइन किया इन्होंने जिसको अपन बोलते हैं श्वान नेक फ्लास्क। ये कैसा होता है, ध्यान से समझना। ये नॉर्मल फ्लास्क होता है ऐसा, ठीक है।
इनको आगे से इस तरीके से मोड़ दिया। ये इन्होंने ऐसा फ्लास्क बनाया, श्वान नेक का। अब इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या रखा, यीस्ट रखा, शुगर और वाटर। ये तीनों चीज इन्होंने इन फ्लास्क में रख दी। ध्यान से समझना। यीस्ट रख दिया, शुगर रख दी और वाटर रख दिया। मतलब आप देखो, ऑर्गेनिज्म रख दिया, उसके लिए खाना रख दिया और मीडियम रख दिया। इसके बाद इस फ्लास्क को इन्होंने किया बहुत अच्छे से बॉईल। क्या किया, बॉईल किया। ओके, बॉईल करने की वजह से क्या होगा कि यीस्ट जो इसके अंदर थी वो एडवर्स कंडीशन की वजह से इसकी क्या हो गई होगी, डेथ हो गई होगी, है ना। शुगर वुगर वाटर वाटर सब इवेपोरेट हो गया होगा। ध्यान से समझना। देन उन्होंने ये क्या किया कि इट वॉज लेफ्ट एज इट इज विदाउट एनी कॉक। विदाउट एनी सील या कॉक। अब आपको लगेगा कि कॉक नहीं है तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप इवन आफ्टर मैनी डेज। बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ से अपन ने देखा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया। क्यों नहीं आया, ध्यान से समझना। जब भी इन्होंने पानी को गर्म किया तो वाटर फ्यूम्स बनी होगी, वो यहाँ पे आके इवेपोरेट हो रही होगी। कुछ टाइम के बाद ये फ्यूम्स ठंडी हुई, और ठंडी होने की वजह से जिधर ठंडी हुई उसको जिधर जगह मिली उधर ये बैठ गई, तो यहाँ पे पूरा वाटर जमा हो गया। वाटर लॉजिंग हो गई यहाँ पे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर लॉजिंग यहाँ पे हो गई, तो अंदर जो कंडीशन बनी वो बनी एनएरोबिक। ठीक है, अंदर वाली कंडीशन क्या बन गई, एनएरोबिक। यहाँ से कुछ अंदर एंटर कर नहीं सकता। हाँ, जो भी कुछ डेवलप हुआ होगा वो यहाँ पे डेवलप हुआ होगा, इस एरिया में। ध्यान से समझो, इस एरिया में डेवलप हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे अंदर कुछ डेवलप नहीं हुआ होगा, जा ही नहीं पाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे आपके, वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। क्या लिख रहा है आपको, microorganism along with dust got trapped in curve band, ठीक है, इन अ फ्लास्क। ये कर्व बैंड में क्या हो गए, ट्रैप हो गए। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इधर से इसको कट किया, तो ये ऐसा हो गया होगा। फिर अंदर एयर भी एंटर हुई, सब एंटर हुआ चेम्बर में, तो इसकी वजह से अपन बोलेंगे कि आफ्टर कट, है ना, इसको कट किया गया, एयर अंदर एंटर हुई, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म
क्या हुई, उनकी ग्रोथ हुई। समझ गए? एयर एंटर हुई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई। तो ऐसा बोला जाता है कि फाइनली जब लुईस पाश्चर का ये वाला एक्सपेरिमेंट आया, तब लोगों के दिमाग में घुसा कि ठीक है भाई, एनवायरनमेंट चाहिए। तो अपन जो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो इनके नाम करते हैं कि भैया लुईस पाश्चर जो है, उन्होंने हमको तो बताया। तो कोई पूछे कि बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने का काम किसने किया, तो पहला नाम आना चाहिए लुईस पाश्चर, रेड्डी और स्पेलेंजनी, इन तीनों ने काम किया था। ठीक है। उसके बाद जो है एक थियरी दी गई बायोजेनेसिस की। आपने रुडोल्फ विर्चोव भी सुना होगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं वही न्यू सेल को अराइज करने का काम करते हैं। तो जो बायोजेनेसिस की थियरी है वो किधर से है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, हार्वे एंड हक्सले करके है, हक्सले या हक्सले। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना याद रखो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है। इसमें काम हो जाएगा आपका। तो इस थियरी ने बताया कि भैया लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। क्या बताया इन्होंने? लाइफ अराइजेस फ्रॉम लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो किधर से है। क्योंकि इनको किसी ने पूछा कि तो फिर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ किधर से आई, तो इन्होंने बोला कि वो जो है ना वो पहले वाली लाइफ से आई। तो बोला कि वो उससे पहले वाली लाइफ से आई। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो किधर से आई। ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था इस वाली थियरी का, या डीमेरिट बोलेंगे अपन, कि उस समय ये लोग समझा नहीं पाए कि इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ दैट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओरिजिनेट। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ओमनीज वाइवम एक्स ओवो। इस बायोजेनेसिस की थियरी का स्टेटमेंट है, या कुछ काम का नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। ओमनीज वाइवम एक्स ओवो करके है, या तो अपन एक्स वीवो भी बोलते हैं, है ना। ये वीवो ओप्पो वाला वीवो नहीं है। ओमनीज सेलुला ई सेलुला जैसा ही है ये, कि भैया जो लाइफ है वो किधर से आएगी, पहले वाली लाइफ से आएगी। ठीक है। तो ये एक थियरी हो जाएगी। ये बायोजेनेसिस की थियरी हुई। अभी तक अपन ने कितनी थियरी पढ़ी? सबसे पहले अपन ने जो थियरी पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ी। उसके बाद अपन ने पढ़ी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी पढ़ी। उसके बाद अपन ने पढ़ी मतलब ए बायोजेनेसिस तो पढ़ी, लेकिन हाँ, ए बायोजेनेसिस को जो डिस्प्रूव करने वाला था वो कौन था? लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, स्पेलेंजनी का था और रेडिस का एक्सपेरिमेंट था। ये तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े। और उसके बाद अपन ने छोटी सी थियरी पढ़ी, बायोजेनेसिस की थियरी। ये थियरी है कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी। एक और थियरी है, वो है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया बोलते हैं, या तो इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं, इंटरप्लेनेटरी थियरी बोलते हैं। ठीक है। ये थियरी को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। अभी जो आगे थियरी आएगी इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो तीसरी जो थियरी अपन बोलेंगे वो है थियरी ऑफ
पेंसपर्मिया, या इसको बोलते हैं कॉस्मोजोइक थियरी, या इंटरप्लेनेटरी थियरी। कौन सी थियरी? कॉस्मोजोइक थियरी, इसको समझते हैं। इसको देने वाले प्रपोज्ड बाय रिचर भैया ने इसको दिया था। और इसका सपोर्ट किया था अर्हेनियस ने। ठीक है, अब देखो थियरी क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ जो आई है वो अर्थ पे है ही नहीं, लाइफ अर्थ पे बनी ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि इसके जो स्पोर्स है वो स्पोर्स माइग्रेट करके किसी और प्लेनेट से माइग्रेट करके अर्थ पे आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी भैया, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इन्होंने बोला कि लाइफ हैज नॉट originated originate on earth, rather spores of life having migrated to earth from some other planet। अब ये तो कांड हो गया, क्योंकि आप समझो कि भैया अगर लाइफ जो है वो अर्थ पे है ही नहीं, किधर और से आई। मतलब मैंने बोला कि चलो लाइफ मंगल पे थी और मंगल से किधर पे आ गई, अर्थ पे आ गई। मार्स से अर्थ पे आई, तो मार्स पर किधर से? अपना बोलेंगे कि भैया सबसे बेसिक अल्टीमेट क्वेश्चन क्या था कि लाइफ आई किधर से। अभी वो मंगल पे आई तो मंगल पे, मार्स पे किधर से आई, अर्थ पे आई तो अर्थ पे किधर से आई। इन्होंने तो बोल दिया कि मार्स से इधर आ गई। मतलब इन्होंने मार्स नहीं बोला था, इन्होंने बोला कि किसी और प्लेनेट से आई। लेकिन अगर उधर से आई तो उधर कैसे आई? और मान लो कि उधर से अर्थ पे आई, तो उधर से क्या सब रखने आए थे ये लोग? ये बोलते हैं अपन ये जो स्पोर है वो स्पोर किसका है? ये मोर का स्पोर है, ठीक है, ये बतख का स्पोर है। ऐसे अलग अलग स्पोर पैक होके आए थे उधर से। और अगर ऐसा नहीं है तो एक्सप्लेन करो कि ये स्पोर आए कैसे। ठीक है, अपन हिंदू माइथोलॉजी में भी देखा जाए तो पहले सतयुग में कहीं पे और लाइफ थी, फिर वो मत्स्य अवतार में वो उधर से लाइफ को उधर लेकर आए, ये भी था। लेकिन अपने में और इस थ्योरी में एक कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर लाइफ ऐसे आई तो उधर कहाँ से आई। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया। सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थियोरी को कि भैया जो स्पोर है, अब ध्यान से समझना, अगर बाहर से आए हैं तो अपन बोलेंगे कहाँ से आए, स्पेस में होते हुए आएंगे। लेकिन स्पेस में तो स्पोर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। स्पोर्स कांट सरवाइव इन आउटर एटमोस्फियर। क्यों? क्योंकि बाहर यूवी लाइट है, एकदम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। सन, आप सन के पास देखो, इस सब चीजों पे देखो, तो लाइफ अगर आ रही है तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थियरी यहाँ पे गलत साबित हो जाती है। उसके बाद एक और थियरी आई,
Operan and Halden's theory of origin of life. Operan and Halden's theory of life. लाइफ ओरिजिन। अभी ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आपने मिलर्स एक्सपेरिमेंट सुना था। मिलर मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी थियरी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो एक चीज मानना कि ये जो थियरी है इस थियरी को अपन एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर पाए हैं, तो इसीलिए इसका जो अपन बोल पाएंगे कि प्रूफ है। सबसे पहले तो ये जो थियरी है ना भैया, ये है आपकी सबसे मॉडर्न थियरी। मॉडर्न हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसको आगे कौन लेके गया, हेकल करके एक है, वो इसको आगे ले गया, ठीक है। हाँ, लेकिन इस थियरी में आगे अपन बोल सकते थे कि और एक्सप्लोरेशन की जरूरत थी। तो इसमें एक्सप्लोरेशन किसने किया, तो ओपरेन एंड हाल्डेन ने किया। थियरी किसने दी, ओपरेन एंड हाल्डेन ने दी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किसके किया, इसको जो ले गया था वो थे यूरे एंड मिलर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि लाइफ ओरिजिनेटेड की सबसे मॉडर्न हाइपोथेसिस कौन सी है, ओपरेन एंड हेल्डन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। अच्छा, और इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कौन ले गया, यूरे है मिलर। इनका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थियरी पढ़ रहे हैं तो थियरी के लिए समझो। ये जो थियरी है ओपरेन हेल्डन की थियरी, इसको सबसे पहले तो अपन बोलते हैं क्या, केमिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके अलग अलग नाम है, अब याद रखना। केमिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या थियोरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस। ठीक है, या तो इन्होंने क्या किया था, मटेरियलिस्टिक थियोरी भी बोलते हैं इसको। मटेरियलिस्टिक थियोरी जो है वो ओपेरन ने दिया हुआ वर्ड है, ठीक है। या तो इसको प्राइमरी ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। अब ए बायोजेनेसिस नाम सुनते ही सबसे पहले तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये ए बायोजेनेसिस फिर से क्यों आ गया, ये तो डिसअप्रूव हो गया था। लेकिन ध्यान से समझो, ये उन पागल जैसा ए बायोजेनेसिस नहीं है कि क्लोथ पड़ा था कोई उसमें से उंदर बन गया, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है फिर, इसको ध्यान से समझो। ये ऐसा कहना चाहता है कि कोई भी जो सेल है बॉडी का, वो कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब चीजों से बना हुआ है ना। सल्फर को चलो अभी के लिए निकाल दो, है ना, हाइड्रोजन रख दो, इन सब चीजों से बना है। और ये सारी की सारी चीजें जो है मॉलिक्यूल्स है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये नॉन लिविंग चीजें हैं, ठीक है। इनमें से कुछ एग्रीगेशन होके क्या बना होगा, सेल बना होगा। और सेल से आगे जाके क्या बने होंगे, ऑर्गेनिज्म बने होंगे।
ठीक है, इसीलिए इसको देखो आप ध्यान से, क्या कहा गया है, केमिकल थियरी। ये केमिस्ट्री है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस, क्योंकि यूरे एंड मिलर ने इसको क्या किया था, मॉडल में कन्वर्ट करके ये इन मॉलिक्यूल्स, इनमें से ये जो एटम्स हैं इनमें से मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में से एक प्राइमरी आप सेल देखोगे जिसको नॉन लिविंग या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, मैं आपको बताऊंगा, वो इन्होंने बना दिया था। मटेरियलिस्टिक क्यों बोला, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, जैसे इसमें से शुगर बनाएंगे, अमाइनो एसिड बनाएंगे, इसीलिए इसको बोला गया है मटेरियलिस्टिक थ्योरी। और इसको बोला जाता है प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। प्राइमरी ए बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि पहले तो क्या हुआ है, ए बायोजेनेसिस ही हुआ है ना। तो वंस देयर वाज अ ए बायोजेनेसिस, बट आफ्टर दैट ऑलवेज देयर इज अ बायोजेनेसिस, एक ही बार ए बायोजेनेसिस हुआ था। ये समझा, इतनी चीज आपको समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको चारों स्टेटमेंट इससे समझा। केमिकल थियरी क्यों बताई, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मटेरियलिस्टिक थियरी, या प्राइमरी बायोजेनेसिस। अब ओप्रेन भैया ने एक बुक लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। ओप्रेन भैया ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, हेल्डेन भैया ने भी एक बुक लिखी थी, और उस बुक नाम है दी एंजाइम। डार्विन ने भी एक बुक लिखी थी, वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये तीनों इनकी बुक है। तो अभी अपन ओप्रेन और हेल्डेन की थियरी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इसी थियरी से अपन ने बोला कि इवोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है, बाकी सब तो बकवास थी अभी तक। ठीक है, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इवोल्यूशन में किया क्या अभी तक। ध्यान से समझो, इवोल्यूशन में अभी तक अपन ने जो किया है वो है कि भैया इवोल्यूशन का यूनिट क्या है, पॉपुलेशन है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, वेरिएशन क्या है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन का यूनिट क्या है, वो एक इंडिविजुअल को होगा। ठीक है, ये अपना हर्बर्ट स्पेंसर था, इन्होंने दिया था इवोल्यूशन टर्म। उसके बाद अपन ने देखा थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देखा, है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी देखा। उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करके अपन ने बायोजेनेसिस की थियरी दी। बायोजेनेसिस के बाद पेंसपर्मिया देखा, और उसके बाद ओप्रेन हेल्डेन की थियरी, जिसको अपन मॉडर्न हाइपोथेसिस बोलते हैं आज तक का, वो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना कि ओप्रेन हेल्डन ने, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है इवोल्यूशन की, या ओरिजिन ऑफ लाइफ की। इवोल्यूशन तो बाद में होगा, सबसे पहले अपन लाइफ को ओरिजिन करेंगे। ठीक, ओके, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू देम, कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ, या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है, वो एंटायरली डिफरेंट है। पहले कैसा था, डिफरेंट है फ्रॉम प्रेजेंट। क्यों ऐसा था, तो ध्यान से समझना। पहले जो कंडीशन था, एटमॉस्फेयर वाज अ रिड्यूसिंग टाइप। इट मीन्स
कि वहां पे नो ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल इन अ फ्री फॉर्म। देखो, आज कोई भी चीज है ना, वो नई से फॉर्म नहीं हो सकती है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, ये सब पढ़े होंगे तो उसमें से नया सेल नहीं बन सकता। क्यों? आज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। अगर कोई भी चीज ऐसे बनने जाएगी तो नेचर उसको ऑक्सीडाइज कर लेगी। ठीक है, आप रोटी का टुकड़ा रखो तो उसमें से दो रोटी नहीं बन सकती। नेचर उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, उसको डीजनरेट कर देती है। लेकिन उस समय जो आपका नेचर था वो कैसे टाइप का था? रिड्यूसिंग टाइप का था, इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, ऑक्सीजन जो था वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं था। या तो आपका जो ऑक्सीजन है, वट एवर ऑक्सीजन प्रेजेंट इज देयर, देर वॉज, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड या तो वाटर के फॉर्म में था। तो अपन ने बोला कि भाई वट एवर O2 प्रेजेंट एट द टाइम इट वॉज इन द बाउंड फॉर्म, है ना, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड और इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अपन बोलते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ पे वाटर ज्यादा था। वाटर किधर से आया वो बाद में समझेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा, वहां पे ओजोन का लेयर नहीं था। देयर वॉज नो ओजोन। अब है ना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि फ्री ऑक्सीजन क्यों नहीं था, ओजोन क्यों नहीं था। ठीक है, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई क्योंकि ओजोन ही नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर वॉज वेरी हाई। देयर वॉज अबंडेंस ऑफ, कुछ अमाउंट में अपन बोलेंगे, देयर वॉज अबंडेंस ऑफ, कौन कौन सी चीजें थी? CH4, अमोनिया और H2O वेपर के फॉर्म में था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि भैया प्रिमिटिव अर्थ जो भी थी वो प्रिमिटिव अर्थ पे आज के जैसा एटमॉस्फेयर नहीं था। तब कैसा था? रिड्यूसिंग था। ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं थी फ्री फॉर्म में। जो भी थी वो मेटल ऑक्साइड या पानी के फॉर्म में थी। पानी मतलब H2O वेपर के फॉर्म में। ठीक है, ओजोन नहीं था, टेम्परेचर वेरी हाई था, ये सब वेरी हाई थे। ठीक है, ओके, अब समझते हैं। अब ये जो है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ये कैसा है? सिंपल मॉलिक्यूल्स है ये सब। मिथेन है, अमोनिया है, वेपर फॉर्म में वाटर है। तो अपन ने बोला कि ये जो ऊपर मेंशन किए गए हुए मॉलिक्यूल्स है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स किसी दिन कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बनाए होंगे। कुछ तो हुआ होगा, तो उन्होंने क्या किया? फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एनर्जी सोर्स। एनर्जी, ठीक है, ई से एनर्जी। ओके, तो एनर्जी किधर से मिली होगी उसको? ये भी याद रखना है, एनर्जी तीन जगह से मिली थी। हीट फॉर्म, यानी कि वॉल्केनिक जो इरप्शंस थे वहां से, या फिर लाइटनिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। ठीक है, और यूवी रेज और एक्स रेज। एनर्जी उसको किधर से मिली थी? तीन जगह से। सबसे पहले तो हीट फॉर्म,
रुक जाओ, इसको अच्छे से लिखते हैं। एनर्जी सोर्सेस कहाँ से आए थे? वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, या यूवी रेज और एक्स रेज। ठीक है, ये रहे होंगे एनर्जी सोर्स। अभी अपन सब क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि पहले लाइफ कैसी थी अर्थ पे। अब ध्यान से देखना, इसमें से अपन मॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे, उसमें से स्पीसीज बनाएंगे, उसमें से ही सब बनाना है ना। ठीक है, चलो अभी कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, उस पे आ जाते हैं। लाइफ ऐसा माना जाता है कि वॉज ओरिजिनेटेड इन वाटर। क्यों? ये क्वेश्चन आया है। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर बिकॉज वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, ये प्रोवाइड मैक्सिमम चांस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्योंकि ये वाटर है। ठीक है, अभी तक अपन ने जितनी भी डेटा कलेक्ट किया है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डेटा है रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। दूसरा, ये सब मॉलिक्यूल्स थे उधर, एनर्जी हाई थी। ठीक है, अपन ने बोला कि एनर्जी किधर से आ सकती है, तो तीन चीज़ों से आई है। हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, यूवी रेज, एक्स रेज, इन सब जगह से आई है। और लाइफ कहाँ बनी होगी? वाटर में, ऐसा अपन ने माना। क्यों? वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अगर वाटर में कोई मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास मैक्सिमम चांस है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन अगर हुआ है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आप समझो, द एटॉमिक फेज। यानी कि सबसे पहले सब एटम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। यहाँ से सिंपल मॉलिक्यूल्स बने होंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद चौथा बना होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, फिर से समझो, सबसे पहले एटम्स रहे होंगे, कुछ कंडीशन की वजह से एटम एग्रीगेट हुए होंगे और उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे। एटम मतलब कौन कौन से एटम है अपने पास?
वही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये जुड़ के किसी ने CH3 बनाया होगा, किसी ने NH3 बनाया होगा, किसी ने O2 बनाया होगा। फॉस्फरिक एसिड है वो भी इनके साथ जुड़ के फॉस्फरिक कंपाउंड बनाएगा, फॉस्फरिक एसिड बनाएगा, PO4 - 3 जैसे। ठीक है, ओके। वहां से फिर इन्होंने बनाए होंगे कौन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो कैसे बनते हैं उसको भी आगे देखेंगे। और वहां से सिंपल में से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेप्स है। अब ध्यान से समझना, कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट कल, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब अपन ये केमिकल इवोल्यूशन के एक एक स्टेप समझेंगे। और ध्यान से समझना, केमिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन दो फेज में माना जाता है। सबसे पहले कीमोजेनी, मतलब कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। सबसे पहले क्या, कीमोजेनी है ना, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन। फिर होता है बायोजेनी, यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो दोनों स्टेप समझेंगे अपन। ठीक है, एटॉमिक फेज में क्या हुआ होगा। तब तक आप इतनी चीजें कवर करो कि ये हर थियरी के इंपॉर्टेंट स्टेप्स, पॉइंट्स हाईलाइटेड है। ठीक है, इसको कवर करो। और उसके बाद ये केमिकल इवोल्यूशन के स्टेप, कल केमिकल इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, केमिकल इवोल्यूशन को कल ख़त्म करेंगे अच्छे से। और केमिकल इवोल्यूशन के बाद जो केमिकल इवोल्यूशन इस पे बेस्ड है, केमिकल इवोल्यूशन बेस्ड है ओपरेन एंड हेल्डेंस के प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, और उसकी थियरी, थियरी के साथ उसका क्या है, मॉडल भी है, एक्सपेरिमेंट भी है। तो उसके एक्सपेरिमेंट को भी अपन कल देखेंगे। तो कल जो है केमिकल इवोल्यूशन को ख़त्म करेंगे, साथ में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के भी कुछ स्टेप पढ़ेंगे। सेल भी तो बनाना है, सेल में से पूरे के पूरे क्या बनाने हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बार बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया अब तो लाइफ फॉर्म होते हुए दिख रही है हमारी आंखों के सामने। तो तब तक के लिए इतना पढ़िए और थैंक यू।